हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं सोल लैंड के एपिसोड 58 को। अगर अभी तक आपने इस सीरीज के पिछले एपिसोड को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर उसे भी जरूर से देख लेना। तो चलिए बिना और ज्यादा टाइम जाए के आते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, यूहाओ ने एक ही बार में सन मून रॉयल एकेडमी का 18 डिसेबल्स को हरा दिया था, जो देखकर तो मास्टर जिंग बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे। इसलिए उन्होंने वहाँ पे अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिसेबल को भी बुला लिया था, जिसके एपिसोड के एंड में हमें एक मिस्टीरियस लुक भी दिखाया गया था और यही से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूहाओ वहाँ पे सन मून रॉयल एकेडमी के एक और डिसेबल के साथ फाइट कर रहा था, जो कि वहाँ पे यूहाओ को हराने के लिए कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन यूहाओ ने वहाँ पे अपनी बियर कला टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस डिसेबल के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला करके उसे भी वहाँ पे हरा दिया था, जो देखकर मास्टर जीमन वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहते हैं कि ये राउंड भी यूहाओ जीत गया। और अपनी इस जीत के साथ हम देखते हैं कि यूहाओ ने वहाँ पे 32 फाइट्स को जीत लिया था, जो देखकर तो जहाँ एक तरफ केटाओ बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था, तो वहीं सन मून रॉयल एकेडमी के डिसेबल्स को वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और केटाओ उन सभी को वहाँ पे चढ़ाने के लिए और जोर जोर से वहाँ पे यूहाओ को चीयर करने लगा था। इवन अब तो हम देखते हैं कि सन मून रॉयल एकेडमी के भी काफी सारे डिसेबल्स वहाँ पे यूहाओ के फैन हो चुके थे, जो कि केटाओ के साथ मिलकर सभी वहाँ पे यूहाओ को चीयर कर रहे थे, जो देखकर वो डिसेबल्स जो कि वहाँ पे यूहाओ के खिलाफ थे वो सभी वहाँ पे गुस्सा करते हुए खुद से ही कहते हैं ये तो हमारी सन मून रॉयल एकेडमी के लिए एक बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी की बात है कि शर्क एकेडमी के इस एक अकेले डिसेबल ने ही यहाँ पे हमारे 32 से भी ज्यादा साथियों को हरा दिया। इवन अब कुछ डिसेबल्स तो वहाँ पे ये भी कह रहे थे कि इसका सामना करने के लिए हमें आगे भेजा जाए, लेकिन अभी वो सभी डिसेबल्स वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि वही मिस्टीरियस डिसेबल वहाँ पे पहुंच चुका था, जिसे देखकर सन मून रॉयल एकेडमी के सभी डिसेबल्स वहाँ पे खुश होते हुए कहने लगे थे ये सब तो बहुत ही ज्यादा जानी पहचानी लग रही है, इसका मतलब है कि ये कोई और नहीं बल्कि सीनियर जू चैन ही है। इसी बीच हम देखते हैं कि जू चैन वहाँ पे अपनी जगह पे खड़े होते हुए यूहाओ को वहाँ पे बहुत ही गौर से देखने लगा था, जबकि उसे देखते हुए मास्टर जिंग की फेस पे स्माइल आ गई थी, क्योंकि मास्टर जिंग को वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि जैसे जू चैन बहुत ही इजीली यूहाओ को हरा लेगा। वहीं जू चैन को अपनी तरफ देखते हुए पाकर यूहाओ भी उसे वहाँ पे बहुत ही गौर से देखने लगा था। और इसी बीच हमें वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके से जू चैन का फर्स्ट लुक भी दिखाया जाता है, जो देखकर तो सन मून रॉयल एकेडमी के सभी डिसेबल्स को आके यकीन हो गया था कि ये डिसेबल कोई और नहीं बल्कि सीनियर ब्रदर जू चैंग ही है। इसलिए वो सभी वहाँ पे सीनियर ब्रदर जू चैंग को चीयर करते हुए उसका हौसला बढ़ाने लगे थे, और साथ ही साथ वो सभी वहाँ पे खुश होते हुए ये भी कह रहे थे कि अब सीनियर ब्रदर जू चैंग आ गए हैं, अब तो हमारी सन मून रॉयल एकेडमी का जीतना तय है। इसी बीच हम देखते हैं कि सीनियर ब्रदर जू चैंग भी वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके से जंप करता वो सीधे वहाँ पे नीचे बैटल अरीना में आने लगा था, जिसे देखकर मास्टर जीमन वहाँ पे थोड़ा सीरियस होते हुए अपने मन में कहते हैं कि मास्टर जिंग ने मुझे बताया था कि ये डिसेबल इतना ज्यादा ताकतवर है कि ये यूहाओ को अपनी ट्रू पावर इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर देगा। वहीं बैटल अरीना के अंदर हम देखते हैं कि जैसे जू चैंग वहाँ पे यूहाओ के सामने आके खड़ा होता है तो यूहाओ वहाँ पे अपनी सोल आई डिटेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे उसकी सोल पावर को चेक करने की कोशिश करने लगा था, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत के बावजूद भी हम देखते हैं कि यूहाओ वहाँ पे उसकी सोल पावर को चेक नहीं कर पा रहा था, जो देखकर यूहाओ भी वहाँ पे थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है मैं तो यहाँ पे अपनी सोल डिटेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए भी इसकी सोल पावर को चेक नहीं कर पा रहा, जिसका मतलब है कि इसे बाकी सभी ओपोनेंट्स की तरह हराना इतना ज्यादा भी आसान नहीं होने वाला। और तभी जू चैन वहाँ पे अपनी सूट को बाहर निकाल कर यूहाओ को अपना नाम बताते हुए कहता है कि मेरा नाम है जी जू चैन, और ये नाम सुनकर तो हम देखते हैं कि सन मून रॉयल एकेडमी के लड़कियों में तो एक अलग ही खुशी आ गई थी। इवन हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लड़की तो जू चैन का नाम चिल्लाते हुए वहाँ पे बेहोश हो गई थी, जिसका मतलब था कि जू चैन लड़कियों में काफी ज्यादा मशहूर था, और सिर्फ लड़के ही नहीं बल्कि लड़के भी उसे वहाँ पे सपोर्ट कर रहे थे, जबकि यूहाओ वहाँ पे इन सारी बातों को इग्नोर करके उसे भी वहाँ पे अपना नाम बताते हुए कहता है कि मेरा नाम है यूहाओ। यूहाओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जू चैन वहाँ पे अपनी सूट को बाहर निकालकर उसे वहाँ पे यूहाओ की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि मुझे लगता है आज मुझे वो ओपोनेंट मिल ही गया जिसके साथ मैं अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करते हुए लड़ सकता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे इस फाइट में निराश नहीं करोगे। जो देखकर मास्टर जीमन भी वहाँ पे थोड़ा सीरियस होते हुए कहते हैं कि इसका किलिंग इंटेंट हो रहा तो इसकी आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है ये फाइट यूहाओ के लिए इतनी ज्यादा भी आसान नहीं होने वाली। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जू चैंग वहाँ पे अपनी मास्टर सोल जो कि एक स्वॉर्ड ही थी उसे वहाँ पे एक्टिवेट करने लगा था, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उसकी सभी सोल लिंक्स भी निकल कर बाहर आ गई थी, जो देखकर मास्टर जिंग वहाँ पे उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं इसकी ये सूट मास्टर सोल बहुत ही ज्यादा कमाल की है, और ऊपर से दिन रात प्रैक्टिस करते हुए ये अपनी सूट को इतना ज्यादा शार्प बना चुका है कि वो एक पहाड़ को भी कट करने की ताकत रखती है। इवन अपनी इन कमाल की एबिलिटीज के चलते जू चैन बहुत इजीली एक 7th लेवल के सोल मास्टर को भी हरा सकता है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि यूहाओ इसका सामना कैसे करता है। इवन मास्टर जिंग की तरह हम देखते हैं कि बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे इस फाइट को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे, और इसी बीच हम देखते हैं कि यूहाओ ने भी वहाँ पे अपनी पावर्स को रिलीज कर दिया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर जीमन ने भी वहाँ पे उस फाइट को स्टार्ट करने की अनाउंसमेंट कर दी थी। फाइट स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि जू चैंग और यूहाओ दोनों में से कोई भी एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए आगे नहीं बढ़ता, लेकिन उसी के साथ हम देखते हैं कि उन दोनों ने वहाँ पे बहुत ही अजीब तरीके से अपनी आंखें बंद कर ली थी। जो बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए लोगों को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये दोनों यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मास्टर जिंग को तो वहाँ पे सारा माजरा समझ आ चुका था, और तो ये दोनों सोल सीरियलम के अंदर फाइट कर रहे हैं। वहीं बैटल अरीना के अंदर हम देखते हैं कि जू चैंग और यूहाओ दोनों ने वहाँ पे अपनी अपनी बॉडी मास्टर सोल को वहाँ पे बाहर निकाल लिया था। हालांकि बैटल अरीना के अंदर तो वो दोनों वहाँ पे चुपचाप खड़े हुए थे, लेकिन सोल सीरियलम के अंदर उन दोनों ने वहाँ पे अपनी अपनी पास को रिलीज करना शुरू कर दिया था, जहाँ एक तरफ जू चैंग ने अपनी मास्टर सोल बॉडी को समन करते हुए अपनी सूट को बाहर निकाल लिया था, तो वहीं दूसरी तरफ यूहाओ ने भी वहाँ पे अपनी आइस एक्सट्रीम पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी आइस जेट बॉडी को बाहर निकाल लिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं कि यूहाओ वहाँ पे बहुत ही तेजी से जू चैंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया था। जो देखकर जू चैंग भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी अपनी सूट लेकर वहाँ पे यूहाओ को मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ चुका था। जबकि बैटल अरीना के अंदर हम देखते हैं कि वो दोनों अभी भी अपनी जगह पे फ्रीज होकर खड़े हुए थे, जो देखकर अब सभी डिसेबल्स वहाँ पे हैरान होते हुए
कहने लगे थे कि आखिर ये दोनों यहाँ पे कर क्या रहे हैं, ये दोनों आगे बढ़ते हुए एक दूसरे के साथ फाइट क्यों नहीं कर रहे। लेकिन वो लोग ये बात कहाँ जानते थे कि उन दोनों के बीच में तो ऑलरेडी फाइट स्टार्ट हो चुकी है। वहीं सोल सीरियल के अंदर हम देखते हैं कि यूहो और जूचंग दोनों ही वहाँ पे एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक्स करते हुए वहाँ पे एक दूसरे को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि दोनों में से वहाँ पे कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। लेकिन जैसे जैसे उन दोनों की मसल सोल बॉडीज वहाँ पे आपस में टकरा रही थी, तो हम देखते हैं कि बाहर बैटल अरीना में भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल शॉक वेव्स निकल रही थी, जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उनके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि मास्टर जीमन को भी वहाँ पे पीछे हटना पड़ा था। जबकि बैटल अरीना के अंदर हम देखते हैं कि उन दोनों का स्पिजुल और वहाँ पे एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हुए वहाँ पे एक दूसरे को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा था, जो देखकर मास्टर जीमन भी वहाँ पे चौंकते हुए कहते हैं कि आखिर यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। जबकि मास्टर जिंग तो वहाँ पे ये सब देखते हुए बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। वो वहाँ पे जूचंग की तारीफ करते हुए कहते हैं कि बहुत अच्छे, जैसा कि मैंने सोचा था, ये वाकई युवा को काफी कड़ी टक्कर दे रहा है और इसका ये सूट इंटेंटोरो तो युवा से भी ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहा है। और अभी मास्टर जिंग वहाँ पे ये सब कह ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि जूचंग के स्पिचुल और वहाँ पे और भी ज्यादा अग्रेसिव होने लगा था और वो वहाँ पे इतना ज्यादा शार्प हो चुका था कि हम देखते हैं कि उसकी वजह से युवा के फेस पे एक छोटा सा कट भी आ गया था। लेकिन फिर भी युवा वहाँ पे अपनी हार नहीं मानता, वो अभी भी वहाँ पे जूचंग के सूट इंटेंटोरो को बहुत ही अच्छी तरह से रोक रहा था। जबकि सोल सीरियल के अंदर उन दोनों की फाइट अब और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी। और तभी अचानक हम देखते हैं कि जूचंग ने वहाँ पे युवा के ऊपर अपनी सूट से अटैक करते हुए अचानक अपनी सूट का साइज भी वहाँ पे बढ़ा दिया था। लेकिन युवा ने भी वहाँ पे उसकी सूट को पकड़ते हुए अपनी आइस एक्सट्रीम पावर का इस्तेमाल करके उसकी सूट को वहाँ पे फ्रीज कर दिया था। और इसी के साथ ही हम देखते हैं कि युवा वहाँ पे बैटल अरीना के अंदर अपनी आंखें खोलकर वहाँ पे थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है, इस जूचंग का ये सूट इंटेंटोरा तो यहाँ पे मेरे ऊपर भारी पड़ रहा है और ये अपने सूट इंटेंटोरा को इस हद तक मास्टर कर चुका है कि इसकी अब पूरी सोल एक सूट की तरह शार्प हो चुकी है। और सेम युवा की तरह जूचंग भी वहाँ पे अपनी आंखें खोलते हुए युवा की तारीफ करते हुए अपने मन में कहता है, इस पर्सन की मेंटल पावर बहुत ही ज्यादा हाई है। अब मुझे समझ आ रही है कि इसने यहाँ पे एक साथ 32 से भी ज्यादा डिसेबल्स को कैसे हरा दिया। जबकि हम देखते हैं कि युवा तो अभी भी वहाँ पे सोच में पड़ा हुआ था। वो वहाँ पे सोचते हुए खुद से ये कहता है कि अब आगे मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि युवा अपनी ट्रू पावर यहाँ पे सभी को नहीं दिखाना चाहता था। लेकिन अब उसके पास वहाँ पे अपनी ट्रू पावर को इस्तेमाल करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं बचा था। इसलिए हम देखते हैं कि अचानक युवा वहाँ पे अपनी खुद की पावर को बढ़ाते हुए कहता है, हाय ना तो मैं यहाँ पे टियान मिंग और ना ही मिस बैंग बैंग और ना ही गुड एलिस की पावर का इस्तेमाल करूंगा, बल्कि आज मुझे ये फाइट यहाँ पे अपने खुद के ही दम पे जीतनी होगी। और युवा कैसा कहते हैं हम देखते हैं कि युवा के सोल सीरियल के अंदर उसकी प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी वहाँ पे इकट्ठा होने लगी थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि युवा की रियल बॉडी से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा निकलने लगा था, जिसका प्रेशर इतना ज्यादा था कि बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए हर एक पर्सन को वहाँ पे उसका प्रेशर फील हो रहा था। और ये सब देखते हुए मास्टर जीमन तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो चुके थे, जबकि मास्टर जिंग वहाँ पे ये सब होते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा सीरियस हो चुके थे। लेकिन युवा को वो स्पिरिचुअल ऑरा था कि वहाँ पे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो लगातार वहाँ पे युवा की पावर को बढ़ाता ही जा रहा था। हालांकि युवा यहाँ पे अपनी सोरिंग की पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि उसकी मास्टर सोल का ये ऑरा भी किसी 10,000 साल पुरानी सोरिंग से कम ताकतवर दिखाई नहीं दे रहा था। और ये सब देखते हुए तो जूचंग भी वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो चुका था। उसने भी वहाँ पे अपनी सोल के ऊपर अपना हाथ कस लिया था और सेम युवा की तरह उसने भी वहाँ पे अपनी सोल मास्टर सोल की पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे अपना ऑरा रिलीज कर दिया था, जहाँ उन दोनों का ऑरा एक बार फिर से एक दूसरे के साथ टकराते हुए एक दूसरे को पीछे धकेलने की कोशिश करने लगा था। और तभी सोल सीरियल के अंदर हम देखते हैं जूचंग ने अपनी फ्रीज हो चुकी सूट को भी वहाँ पे आजाद करवा लिया था और लगातार उसने वहाँ पे कुछ सूट स्लैशेस का इस्तेमाल करते हुए युवा के ऊपर हमला भी कर दिया था, जिसे रोकने के चक्कर में हम देखते हैं कि युवा वहाँ पे खिसकता हुआ काफी पीछे चला गया था। लेकिन जैसे जूचंग दोबारा वहाँ पे युवा के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, तो हम देखते हैं कि युवा ने भी वहाँ पे अपनी आइस जेट बॉडी का इस्तेमाल करते हुए जूचंग को वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारते हुए उसे वहाँ पे उठा के पीछे फेंक दिया था। और युवा का ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि जैसे वो वहाँ पे जूचंग को लगता है, तो जूचंग वहाँ पे चट्टानों को तोड़ते हुए सीधा पीछे जा गिरा था। लेकिन युवा का तो अब वहाँ पे उसे दूसरा चांस देने को कोई भी इरादा नहीं था। उसने दोबारा वहाँ पे अपनी आइस जेट बॉडी की मदद से आगे बढ़ते हुए लगातार वहाँ पे जूचंग के ऊपर पंचेस की बरसात करना शुरू कर दी थी। और युवा का हर एक पंच वहाँ पे इतनी स्पीड से जूचंग को लग रहा था कि बेचारे जूचंग को वहाँ पे कुछ समझने का मौका ही नहीं मिल रहा था। और तभी अचानक युवा ने वहाँ पे अपनी पावर को इकट्ठा करते हुए जूचंग को वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक पंच मार दिया था, जो कि इतना ज्यादा खतरनाक और पावरफुल था कि उसने वहाँ पे पूरे एक पहाड़ को ही तोड़ दिया था। लेकिन इसके साथ ही हम देखते हैं कि जूचंग को वहाँ पे संभलने का मौका मिल चुका था, इसलिए अब की बार उसने भी वहाँ पे अपनी मास्टर सोल बॉडी का इस्तेमाल करते हुए अपनी सोल वहाँ पे युवा की आइस जेट बॉडी के अंदर घुसा दी थी। जबकि युवा ने भी वहाँ पे अपनी आइस जेट बॉडी की मदद से अपना फाइनल अटैक करते हुए वहाँ पे जूचंग को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मार दिया था। और जैसे ही उन दोनों के अटैक्स वहाँ पे एक दूसरे को लगते हैं, तो सोल सीरियल के साथ साथ वहाँ पे बैटल अरीना के अंदर भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगा था, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि हम देखते हैं कि उसकी वजह से वहाँ पे स्पेस में कनेक्ट्स भी आने लग गए थे। लेकिन जूचंग और युवा दोनों अभी भी अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल सही सलामत खड़े थे, पर अब उन दोनों ने भी वहाँ पे उस फाइट को खत्म करने की ठान ली थी। इसलिए हम देखते हैं कि बैटल अरीना के अंदर उन दोनों ने अचानक आगे बढ़ते हुए वहाँ पे एक बार फिर से एक दूसरे के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। और उन दोनों की अटैकिंग स्पीड वहाँ पे इतनी ज्यादा फास्ट थी कि वो दोनों वहाँ पे किसी को नजर ही नहीं आ रहे थे। वहाँ पे बैठे हुए डिसेबल्स को देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे दो एनर्जीज वहाँ पे आपस में टकरा रहे हो, इसलिए सभी डिसेबल्स वहाँ पे दिल थामे इस फाइट को देख रहे थे। हालांकि उन्हें वहाँ पे वो नजर तो नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर भी वो सभी लोग वहाँ पे उस फाइट के रिजल्ट को जानने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे। और उसी के साथ साथ उन सभी को वहाँ पे ये भी समझ आ रहा था कि किसी ने ब्रदर जूचंग और युहो दोनों वहाँ पे पावर लेवल के मुकाबले में उन लोगों से कितना ज्यादा आगे निकल चुके थे, क्योंकि वो दोनों तो वहाँ पे फाइट करते हुए उन्हें वहाँ पे सही से नजर भी नहीं आ रहे थे। इसी बीच हम देखते हैं कि ब्रदर जूचंग ने अचानक वहाँ पे अपनी शॉट टेक्निक इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे मल्टीपल शॉट्स को क्रिएट कर लिया था, जो देखकर युहो भी वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर को वहाँ पे एक बार फिर से अपने हाथों में इकट्ठा करने लगा था। और जैसे जूचंग वहाँ पे अपने मल्टीपल स्पिरिचुअल शॉट्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे युहो के ऊपर हमला करता है, तो युहो
व्यक्ति उन्हें रोकने के लिए वहाँ पे आगे बढ़ चुका था और हम देखते हैं कि अपने हर एक पंच के साथ यूहो वहाँ पे उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करता जा रहा था। लेकिन इसी बीच जू चंग ने वहाँ पे एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए यूहो के ऊपर हमला कर दिया था और उसका ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक और पावरफुल था कि उसकी वजह से हम देखते हैं कि बैटल अरीना में चारों तरफ वहाँ पे उसका ही ऑरा फैल गया था, जो देखकर तो टियानमिंग, बैंग बैंग और गो डेलेक्स तीनों को ही वहाँ पे यूहो की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। जबकि सेम हाल वहाँ पे मिस किकी और केटाओ का भी था। उन दोनों को भी वहाँ पे यूहो की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। इवन उन सभी को तो वहाँ पे ये भी लग रहा था कि शायद यूहो ये फाइट हार चुका है, लेकिन वो लोग ये बात नहीं जानते थे कि बिल्कुल एंड पे जब सीनियर ब्रदर जू चंग ने यूहो के ऊपर हमला किया था तो उसी लम्हे यूहो ने भी वहाँ पे जू चंग के ऊपर हमला किया था, जो कि इतना ज्यादा फास्ट था कि किसी को भी दिखाई नहीं दिया था। जबकि वहीं बैटल अरीना में तो हम देखते हैं कि वहाँ पे पूरी तरह से शांति छा चुकी थी। यूहो और सीनियर ब्रदर जू चंग दोनों ही अपनी जगह पे बिल्कुल सही सलामत खड़े थे, जो देखकर तो मास्टर जिमन को भी वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इन दोनों में से ये फाइट कौन जीता है। वो वहाँ पे उन दोनों को बहुत ही गौर से देख रहे थे कि शायद उन्हें पता चल जाए कि दोनों में से कौन ये फाइट जीता है। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि सीनियर ब्रदर जू चंग का एक हाथ वहाँ पे कांपने लगा था, जिस हाथ में उसने अपनी सूट पकड़ रखी थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, सीनियर ब्रदर जू चंग के उस हाथ से वहाँ पे खून भी निकल रहा था, जिसका मतलब था कि यूहो के आखिरी अटैक की वजह से सीनियर ब्रदर जू चंग वहाँ पे इंजर्ड हो चुका था। जबकि यूहो को तो वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था, वो तो अपनी जगह पे बिल्कुल सही सलामत खड़ा था। हालांकि सीनियर ब्रदर जू चंग भी वहाँ पे यूहो को बहुत ही गौर से देखता है, लेकिन उसे यूहो में कोई भी इंजरी दिखाई नहीं देती। इसलिए हम देखते हैं कि सीनियर ब्रदर जू चंग वहाँ पे अपनी सूट को वापस रखते हुए कहता है कि मैं ये फाइट हार गया, और ये कहकर वो वहाँ पे यूहो को ग्रीट करता है। जिसके बदले में तो हम देखते हैं कि यूहो भी वहाँ पे स्माइल करते हुए सीनियर ब्रदर जू चंग को ग्रीट करता है। जबकि सीनियर ब्रदर जू चंग की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि मास्टर जिमन को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। और सेम हालत वहाँ पे सन मून रोल एकेडमी के डिसेबल्स की भी थी, और सभी को वहाँ पे समझ ही नहीं आ रही थी कि यूहो ने यहाँ पे उनके सीनियर डिसेबल को भी कैसे हरा लिया। जबकि मास्टर जिंग भी वहाँ पे सीरियस होते हुए खुद से ही कहते हैं इस फाइट के दौरान अचानक यूहो ने अपनी मेंटल पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया था। फाइट के दौरान ही उसने अपनी एक न्यू एबिलिटी को हासिल कर लिया। मानना पड़ेगा शर्क एकेडमी का ये डिसेबल वाकई किसी मोस्टर से कम नहीं है। इसके इस कमाल के टैलेंट को देखते हुए तो मुझे शर्क एकेडमी से जलन हो रही है। काश ये लड़का हमारे सन मून एम्पायर में पैदा हुआ होता तो मैं खुद पर्सनली इसे ट्रेन करता। और ये सब सोचकर हम देखते हैं कि मास्टर जिंग ने वहाँ पे इस कॉम्पिटिशन को वहीं पे रोक दिया था। और ये कहते हुए मास्टर जिंग वहाँ से चले गए थे। जिनके जाते ही मास्टर जिमन वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहते हैं कि इस फाइट के साथ ही यूहो अपने 33 फाइट को भी जीत चुका है। जो सुनकर तो हम देखते हैं कि केटाओ के साथ साथ अब सन मून रोल एकेडमी के भी काफी सारे डिसेबल्स वहाँ पे यूहो को चेयर करने लगे थे। जो देखते हुए टीचर माँ को तो वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो वहाँ पे गुस्सा करते हुए खुद से ही कहते हैं कि हमारी तो सन मून रोल एकेडमी में कोई एक भी काम का डिसेबल नहीं है। जबकि केटाओ वहाँ पे टीचर माँ के जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए उनके पास पहुंच चुका था और उनसे सवाल करते हुए पूछता है कि क्या आप आगे भी इस कॉम्पिटिशन को बढ़ाना चाहेंगे। जिसपे तो टीचर माँ ने वहाँ पे इसके लिए साफ साफ मना कर दिया था, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी सन मून रोल एकेडमी से काफी सारे रियल मेडल जीत चुके थे। और ये बात टीचर माँ को वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रही थी, लेकिन क्योंकि वो इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते थे इसलिए वो वहाँ पे चुप ही रहते हैं। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हम केटाओ और यूहो को देखते हैं जो कि वहाँ से अपने रूम की तरफ जा रहे थे। और केटाओ वहाँ पे यूहो की तारीफ करते हुए कहता है ब्रदर यूहो, आज तुमने सन मून रोल एकेडमी के अंदर ही उनके डिसेबल्स को हरा कर हमारी शर्क एकेडमी का नाम फखर से ऊंचा कर दिया। काश वो हुंग चिंग यहाँ पे होता तो ये सब देखकर तो वो यहाँ पे गुस्से से पागल हो चुका होता। केटाओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ पे यूहो के फेस पे भी स्माइल आ गई थी। लेकिन यूहो वहाँ पे केटाओ से कुछ कह पाते उससे पहले उन्हें वहाँ पे एहसास होता है कि कोई सामने से उन्हीं की तरफ ही चलते हुए आ रहा है। इसलिए यूहो वहाँ पे जल्दी से सीरियस होते हुए कहता है कि कौन है वहाँ पे, सामने आओ। यूहो कैसा कहते ही हम देखते हैं कि सिस्टर नान निकल कर बाहर आती है, जिसके सोल को यूहो ने पिछली फाइट के दौरान कैप्चर कर लिया था, क्योंकि वो अपनी इवल सोल टेक्निक इस्तेमाल करते हुए यूहो की जान लेना चाहती थी। वहीं सिस्टर नान को वहाँ पे देखकर यूहो भी वहाँ पे सिस्टर नान से सवाल करते हुए पूछता है सिस्टर नान आप यहाँ पे क्या कर रही हो और आपको हमसे क्या चाहिए। जिसपे सिस्टर नान सीधा सीधा वहाँ पे यूहो को जवाब देते हुए बता दिया कि तुमने मेरी सोल का जो हिस्सा कैद किया था प्लीज उसे मुझे वापस लौटा दो। जिसपे यूहो भी थोड़ा गुस्से से कहता है कि क्यों लौटा दो, क्या आप भूल गई हो कि कैसे फाइट के दौरान आपने मेरी जान लेनी चाहिए थी और इस सब के बावजूद भी आप चाहती हैं कि मैं आपको आपकी सोल वापस लौटा दूं। नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। यूहो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सिस्टर नान वहाँ पे ऑलमोस्ट रोते हुए यूहो से कहती है यूहो मैं मानती हूँ कि वो सब मेरी गलती थी और उसके लिए मैं तुमसे माफी भी मांगती हूँ, लेकिन प्लीज मेरी सोल का वो टुकड़ा मुझे वापस लौटा दो। मुझे किसी दूसरे के कंट्रोल में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सिस्टर नान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो वहाँ पे एक लंबी सांस छोड़ते हुए उसे कहता है कि तुम्हारी सोल के उस टुकड़े में इवल स्पिरिचुअल पावर्स भी थी जिन्हें मैंने सील कर दिया था, क्योंकि वो मेरी पावर्स को सप्रेस करते हुए मेरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करना चाहती थी। तुम मेरे साथ आओ मैं तुम्हें भी ठीक कर देता हूँ। और ये कहकर यूहो सिस्टर नान को लेकर अपने रूम में आ गया था, जहाँ यूहो सिस्टर नान के करीब आते हुए उसे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी सोल का टुकड़ा वापस देने जा रहा हूँ, इसलिए सबसे पहले खुद को शांत करते हुए अपना सारा फोकस अपने सोल सीरियलम के अंदर लगाओ। यूहो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सिस्टर नान भी वहाँ पे एक लंबी सांस छोड़ते हुए बिल्कुल ऐसा ही करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहो ने वहाँ पे अपनी सोल डिटेक्शन टेक्निक इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे गो डेलेक्स की मदद से सिस्टर नान की सोल के टुकड़े को वहाँ पे अपने हाथों में ले लिया था, जो कि वहाँ पे एक एनर्जी की फॉर्म में था। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि यूहो ने वहाँ पे अपनी थर्ड आई का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एक फॉर्मेशन भी बना दी थी, जिसकी मदद से हम देखते हैं कि धीरे धीरे यूहो वहाँ पे सिस्टर नान को वहाँ पे उसकी सोल का टुकड़ा उसे वापस लौटाने लगा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी वो सोल जिसे यूहो ने सिस्टर नान के सोल सीरियलम के अंदर ही सील कर दिया था, उसे भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे रिलीज करने लगा था। लेकिन जैसे जैसे यूहो वहाँ पे उसे रिलीज कर रहा था यूहो को वहाँ पे सिस्टर नान की ब्लैक मेमोरीज भी दिखने लगी थी, जो कि बहुत ही ज्यादा ड्रामनी और भयानक थी। इवन उन सारी मेमोरीज को याद करके हम देखते हैं कि सिस्टर नान की अपनी हालत भी वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। इवन हम देखते हैं कि वहाँ पे उसकी आंखों में आंसू भी आ चुके थे। लेकिन इसके साथ ही हम देखते हैं कि यूहो ने वहाँ पे पूरी तरह से उसकी सोल को वहाँ पे अनसील कर दिया था, जिसके लिए सिस्टर नान वहाँ पे रोते हुए यूहो का शुक्रिया अदा भी करती है। जिसपे यूहो उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी डीप सोल में बहुत ज्यादा गहरे दुख देखे हैं, क्या वो सभी सच हैं और क्या वाकई
वाकई तुम उन सभी दुखों को एक्सपीरियंस कर चुकी हो। युहो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सिस्टर नान उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताती है कि वो मेरी गॉड स्पिरिट है जो कि मेरी मदर से मुझे मिली थी। मेरी मदर को जबरदस्ती होली स्पिरिट कल्ट ने अपने कंट्रोल में ले लिया था, जिसकी वजह से वो इतनी ज्यादा पागल हो चुकी थी कि उन्होंने मेरे फादर को ही मार दिया। और जब वो होश में आई और उन्हें पता चला कि उन्होंने क्या कर दिया है तो वो उस दुख को सह नहीं पाई और उन्होंने भी वहाँ पे सुसाइड करते हुए अपनी जान दे दी, वो भी मेरी आंखों के सामने, जो कि मेरे लिए बहुत ही दुख की बात थी। सिस्टर नान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि केटा वहाँ पे उसे सवाल करते हुए पूछता है कि होली स्पिरिट कल्ट क्या है, जिसपे सिस्टर नान भी उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए बताती है कि होली स्पिरिट कल्ट को होली स्पिरिट चर्च के भी नाम से जाना जाता है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस और खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है। और यहाँ पे सन मून रॉयल एम्पायर में उनकी जो बराज है उसे मेंगडू के नाम से भी जाना जाता है। उनके जो कोर मेंबर्स हैं उन्हें एल्डर्स भी कहा जाता है, जो कि किसी की भी सोल को अपने कंट्रोल में लेते हुए उसे अपने वश में कर सकते हैं। सिस्टर नान की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि केटाओ के साथ साथ वहाँ पे युहो को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो दोनों ही चौंकते हुए वहाँ पे एक दूसरे को देखने लगे थे और वहाँ पे दोनों के मुंह से एक साथ ही निकलता है, ये तो फॉरबिडन सोल कैप्चरिंग टेक्निक लग रही है। जबकि सिस्टर नान वहाँ पे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहती है, मेरी माता पिता के मरने के बाद होली स्पिरिट चर्च ने हमेशा हमेशा के लिए उनकी सोल्स को ट्रैप करके रख लिया और उन्हीं की सोल का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने मुझे भी मैनिपुलेट करने की कोशिश की। उन्होंने ही मुझे यहाँ पे सन मून रॉयल एकेडमी में भेजा है स्टडी करने के लिए और उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस समय मैं बहुत ही ज्यादा छोटी थी तो मुझे वो लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल नहीं कर सकते थे। लेकिन उन्होंने मुझसे बोला था कि जब मैं सन मून रॉयल एकेडमी से ग्रेजुएट हो जाऊंगी तो उसके बाद वो लोग मुझे भी ऑफिशियली अपनी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना लेंगे और मैं इसी साल ही ग्रेजुएट होने वाली हूँ। जबकि मैं उस इवल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं करना चाहती, लेकिन अगर मैंने उनकी बात ना मानी तो वो लोग हमेशा हमेशा के लिए मेरी माता पिता की सोल को खत्म कर देंगे। और ये कहते हुए सिस्टर नान वहाँ पे जोर जोर से रोने लगी थी, जो देखकर केटा वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि ये सभी लोग तो बहुत ही ज्यादा इवल हैं, मेरे बस में होता तो मैं अभी के भी जाकर इन्हें खत्म कर देता। और ये कहकर केटा वहाँ पे सिस्टर नान से सवाल करते हुए पूछता है, क्या तुमने सन मून रॉयल एकेडमी से मदद लेने की कोशिश नहीं की? जिसपे सिस्टर नान भी वहाँ पे जवाब देते हुए कहते हैं कि वो सभी बेकार है, क्योंकि एक बार मैंने अपनी आंखों से होली स्पिरिट चर्च के एक एल्डर को वेंगडी हॉल के अंदर जाते हुए देखा था, जहाँ उसके साथ माता जी भी मौजूद थे, इसलिए एकेडमी को इस सब के बारे में बताने का कोई भी फायदा नहीं है। जबकि यो सिस्टर नान की ये सारी बातें सुनकर वहाँ पे किसी और ही सोच में चला गया था। वो वहाँ पे सीरियस होकर सोचते हुए कहता है, कहीं सिस्टर ज़्याओ डाओ के गायब होने के पीछे भी इसी इवल ऑर्गेनाइजेशन का काम तो नहीं है, क्योंकि जब ज़्याओ डाओ गायब हुई थी तो उस समय भी शर्क एकेडमी के ऊपर कुछ इवल कल्टिवेटर्स नहीं हमला किया था, जो कि यो को लग रहा था कि हो ना हो वही होली स्पिरिट चर्च के ही लोग होंगे। और ये सोचकर हम देखते हैं कि वो वहाँ पे जल्दी से खड़ा होते हुए सिस्टर नान से कहता है कि हमें कुछ भी करके जल्द से जल्द तुम्हारे पेरेंट्स की सोल को वहाँ पे आजाद करवाना होगा। यो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि केटाओ भी वहाँ पे सिस्टर नान से सवाल करते हुए पूछता है कि हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उन दोनों की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सिस्टर नान भी वहाँ पे खुश होते हुए उन दोनों से कहते हैं क्या वाकई तुम दोनों मेरी मदद करोगे। वहीं गॉड एलेक्स वहाँ पे युहो से कहते हैं कि ये मैटर मुझे बहुत ही ज्यादा बड़ा लग रहा है, इसलिए हमें इसे डीपली इन्वेस्टिगेट करना होगा। गॉड एलेक्स की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो वहाँ पे खड़ा होते हुए केटाओ और सिस्टर नान से कहता है कि चलो सबसे पहले हम अपने सन मून रॉयल एकेडमी की यूनिफॉर्म को पहन लेते हैं और उसके बाद हम उसी होली स्पिरिट चर्च की यहाँ पे मौजूद मिंगडू बारात में जाएंगे इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि आखिर वहाँ पे सब चल क्या रहा है। युहो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो दोनों भी हमें अपना सर हिलाते हैं, जिसके बाद हमें डायरेक्ट वहाँ पे आधी रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चारों तरफ फोग ही फोग फैली हुई थी, जहाँ सिस्टर नान युहो और केटाओ को लेकर उसी होली स्पिरिट चर्च की तरफ जा रही थी। लेकिन केटाओ और युहो वहाँ पे इनविजिबल फॉर्म में थे, जिसकी वजह से उन्हें वहाँ पे कोई भी नहीं देख सकता था और ना ही कोई वहाँ पे उनके ऑरा को सेंस कर सकता था। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि सिस्टर नान वहाँ पे बहुत ही खतरनाक जगहों से आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे वहाँ पे होली स्पिरिट चर्च की तरफ ही बढ़ने लगी थी। और होली स्पिरिट चर्च तो बात की बात है, लेकिन वहाँ तक जाने का रास्ता भी कम खतरनाक नहीं था। और तभी रास्ते में सिस्टर नान वहाँ पे युहो से सवाल करते हुए पूछती है, युहो तुमने खुद को और केटाओ को मेरी शैडो के साथ कैसे जोड़ लिया? जिसपे युहो उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि ये मेरी सिमुलेटेड सोल स्किल है और उसकी मदद से ही मैं ऐसा कर पाया हूँ। युहो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सिस्टर नान वहाँ पे उसे कहती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि स्किल के चलते हम लोग होली स्पिरिट चर्च के एल्डर्स की नजरों में नहीं आएंगे। और इसी तरह वो लोग वहाँ पे आपस में बातें करते हुए होली स्पिरिट चर्च के पास पहुंच चुके थे, जिसे वहाँ पे एक ऑर्डिनरी घर की तरह बनाया गया था, जिसकी वजह से उसके ऊपर कोई भी शक नहीं कर सकता था कि यहाँ पे कोई इवल ऑर्गेनाइजेशन रहती है। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि अचानक ही सिस्टर नान ने वहाँ पे एक मास्क पहन लिया था, जिसके बाद वो वहाँ पे होली स्पिरिट चर्च के बड़े से गेट को नॉक करती है। और जैसे ही वो गेट वहाँ पे ओपन होता है तो सिस्टर नान कहते हैं कि होली एम्परर हमेशा अमर रहे, होली एम्परर की जय हो। और ये कहते हुए सिस्टर नान वहाँ के एक एल्डर को अपने होली स्पिरिट चर्च वाला एक टोकन भी दिखाती है, जिसे वेरीफाई करने के बाद उस एल्डर ने उसे वहाँ पे अंदर आने की इजाजत दे दी थी। जहाँ जैसे ही वो अंदर आती है तो उसकी नजर वहाँ पे मेन हॉल के अंदर खड़ी हुई उसकी ही तरह काफी सारी लड़कियों के ऊपर पड़ती है, जो कि सभी वहाँ पे बहुत ही अजीब तरीके का डांस करते हुए कोई रिचुअल परफॉर्म करने की कोशिश कर रही थी। और उन सभी लड़कियों को वहाँ पे इस तरह से डांस करते हुए देखकर युहो और केटाओ बहुत ही गौर से देख रहे थे। असल में वो सारी लड़कियां वहाँ पे ये डांस एक इवल प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े होकर कर रही थी। और तभी देखते ही देखते अचानक उन सभी लड़कियों ने वहाँ पे अपने अपने हाथ के ऊपर काट देते हुए अपना अपना खून वहाँ पे उस इवल प्लेटफॉर्म के अंदर गिराना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे उन सभी के ब्लड से एक इवल फॉर्मेशन भी बनने लगी थी। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि उन सभी लड़कियों की बॉडी के अंदर से एनर्जी निकलते हुए सीधा ऊपर आसमान में बने हुए चांद के अंदर जाने लगी थी। और जो मेन लड़की थी वो वहाँ पे केवल मंत्र का जाप करते हुए कहने लगी थी, होली लाइट को जमीन पे आने दो, उसे पहले की तरह एक बार फिर से चमकने दो, वो होली लाइट ही हमारी होली स्पिरिट को दोबारा जिंदा करेगी और पूरे अर्थ के ऊपर हमारा राज होगा। और तभी हम देखते हैं कि वो सारी एनर्जी जो कि वहाँ पे ऊपर बने हुए चांद ने अब्सॉर्ब कर ली थी, वो सारी एनर्जी दुगनी पावरफुल होकर दोबारा नीचे आते हुए उसी मेन लड़की की बॉडी के अंदर जाने लगी थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि धीरे धीरे उस लड़की की बॉडी ऊपर हवा में उठने लगी थी और उसी के साथ साथ उसकी आवाज भी वहाँ पे चेंज होने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी बॉडी के अंदर कोई और घुसने की कोशिश कर रहा हो। और इसी खतरनाक सीन के
साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।